हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का 90 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित शर्मा एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके तैयार हूं, जो कि हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन होने वाला है। इसमें हम मेन जो टाइटल पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रिक एसिड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उससे जुड़ी सारी जानकारी हम लेंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सब लोग कॉपी में अपनी हेडिंग लिख लेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो सबसे पहले अगर मैं आपको यहां से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं, ठीक है, कि भाई ये ऑक्सो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड जनरली हम सबको पता है those acids whose ionizable H प्लस आयन, यानी वो एसिड, ऐसे एसिड जिनका आयोनाइज होने वाला H प्लस आयन, आयोनाइजेबल H प्लस आयन is directly bonded with ऑक्सीजन। क्योंकि जनरली सभी एसिड ऑक्सो एसिड नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे HCl, HBr, ये इस टाइप के एसिड ऑक्सो एसिड नहीं है, लेकिन एसिड हैं। ठीक है, तो नॉर्मली कहा जाता है एसिड की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर उसमें H प्लस आयन जो रिलीज होता है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है, सो उन सबको हम लोग ऑक्सो एसिड का नाम देते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे ही ऑक्सो एसिड्स की बात करेंगे, और वो भी किसके? नाइट्रोजन के। ठीक है, तो नाइट्रोजन के जैसे मैं कुछ एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे HCl, HI, HN3, ये सभी एसिड हैं और ये सिंपल एसिड्स में काउंट होते हैं, सिंपल एसिड हैं ये। लेकिन जैसे आपने बहुत सुना होगा HNO3, H2SO4, H3PO4 या कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कुछ एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं, ये आपके हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ, ठीक है, इनको हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। इन सब की जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनके अंदर जो H प्लस आयन है, जो एक्टिव H प्लस आयन है, वो H प्लस आयन जो वाटर में फर्निश होने वाला है, जो रिलीज होने वाला है, वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, इसका हाइड्रोजन सल्फर नहीं। जब इनको फॉर्मुलेट करते हैं, जब इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरीके से आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए H जो है ये आयोनाइज होने वाला H है, यही H प्लस की फॉर्म में निकलता है, ये O के साथ जुड़ा है, तो इसलिए ऑक्सो एसिड। अगर H2SO4 की स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, ये देखिए, ये देखिए H प्लस आयन जो आपका हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो H प्लस की फॉर्म में रिलीज आउट होगा, वो किससे जुड़ा हुआ है? O के साथ। और जैसे ये वाला आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे देखिए ये फॉस्फोरिक एसिड, कुछ इस तरीके। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, और आप सीधे ही छोटी सी बात समझ सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन आयन, ये वाले हाइड्रोजन आयन, तीन हाइड्रोजन आयन रिलीज हो सकते हैं, और वो सारे ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एसिटिक एसिड की, तो देखिए एसिटिक एसिड में आप इस तरीके से, ये एक्टिव हाइड्रोजन आयन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, इस कार्बन के साथ, और ये नॉन आयोनाइजेबल है। लेकिन यहाँ पे जो HO के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, ये वाला H प्लस फॉर्म में निकलेगा। कौन से फॉर्म में? H प्लस फॉर्म में रिलीज हो सकता है। तो ये आयोनाइज होने वाला H किसके साथ जुड़ा है? O के साथ, तो इसलिए इसे भी हम लोग ऑक्सो एसिड में काउंट करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑक्सो एसिड के जो सिर्फ नाइट्रोजन के हैं। जैसे ये वाला नाइट्रोजन का एक ऑक्सो एसिड है, ये सल्फर का है, ये आपका किसका है? फॉस्फोरस, और वो हम अलग से कैटेगरी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, अदरवाइज कार्बन का ऑक्सो एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड। जल्दी से आप ये इंफॉर्मेशन नोट कीजिए और उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। तो
तो सीधे ही आते हैं नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स पे। होप कि सभी बच्चों की छोटी सी इंफॉर्मेशन पता होगी, और अगर नहीं तो उन्होंने अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा, सो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ ऑक्सो एसिड्स लिखने वाला हूँ। जो इसका जो पहला है हाइपो नाइट्रस एसिड, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी बात करेंगे, साथ ही साथ बेसिसिटी से रिलेटेड भी बात करेंगे कि इनका बेसिक मतलब बेसिसिटी कितनी होती है, वो मोनो बेसिक हैं, डाई बेसिक हैं या फिर ट्राई बेसिक हैं एक्सेट्रा। हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, तीसरा है नाइट्रिक एसिड, फोर्थ जो है परनाइट्रिक एसिड, ये कुछ ऑक्सो एसिड्स हैं नाइट्रोजन के। अगर हम इनमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दें इनकी, तो जो फर्स्ट वन है वो कुछ इस तरीके से फॉर्मुलेट होता है, स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंटेड होता है इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं या डायरेक्ट OH भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में दो आयोनाइजेबल H+ आयन है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, दो एक्टिव H+ आयन है जो डायरेक्टली किससे जुड़े हैं, ऑक्सीजन से, है ना बच्चों। तो इसका मतलब दो H+ आयन ये रिलीज कर सकता है। तो इसकी जो बेसिसिटी है, यानी कि पहले वाले की इसकी जो बेसिसिटी है वो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, बेसिसिटी का मतलब यहां पे है डाइप्रोटिक, मतलब 2 मोल्स बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। 2 बेसिसिटी है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डाई बेसिक। कैसा है ये, डाई बेसिक, है ना, सिंपल सा। अच्छा, उसके बाद नाइट्रस एसिड की अगर हम बात करें तो भाई नाइट्रस एसिड का जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा है, देख सकते हैं HNO2। ठीक है, फॉर्मूले से मैच कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो इस वाले केस में सिर्फ एक एक्टिव हाइड्रोजन है जो O के साथ जुड़ा हुआ है, जो O के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इसकी जो बेसिसिटी रहने वाली है वो कितनी होगी बच्चे, 1 होगी। कितनी होगी, 1 बेसिसिटी, यानी कि 1 प्रोटॉन लूज करेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं मोनो बेसिक। क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक। ठीक है, नोट करते रहे साथ ही साथ। ठीक है, अब बात करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, इस वाले एसिड की बात करेंगे। ठीक, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, ये नीचे बाद में लिखेंगे। ठीक, तो इस वाले की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो, अभी भी हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ है ऑक्सीजन। यहां पे देख सकते हैं आप एक H+। ठीक है, सो ये इसकी बेसिसिटी भी आपकी क्या रहने वाली है, यस 1, यानी ये भी कैसा है, मोनो बेसिक। ठीक, जो भी फोर्थ यहाँ पे पर नाइट्रिक एसिड लिखा था उसका फॉर्मूला क्या था, HNO4। ठीक है, जरा देखें इसका क्या फॉर्मूला होने वाला है। सो भाई इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए कुछ उसी से रिलेटेड है, बट इसमें परऑक्साइड लिंक होता है। कौन सा लिंक, परऑक्साइड लिंक। ठीक है, जिसे हम परऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं। और अगर हम यहां से चेक करें तो सिर्फ एक ही H है जो O के साथ जुड़ा है, मतलब यही आयोनाइजेबल है, तो इसकी भी बेसिसिटी क्या रहने वाली है, 1, यानी ये भी कैसा है, मोनो बेसिक। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक ये आपके मोनोप्रोटिक है, मतलब एक प्रोटॉन ही रिलीज करते हैं, मोनो बेसिक। और जो ये वाला आपका है, ठीक है, हाइपोनाइट्रस एसिड, ये डाई बेसिक है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात रिकॉर्ड करें। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दी जाए,
सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कह सकते हैं, या इनमें से अगर मैं स्टेबल और अनस्टेबल की बात करूं तो जो आपका पर नाइट्रिक एसिड है ये वाला, ठीक है, और नाइट्रस एसिड ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल है ये, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव मतलब डिकम्पोज होता है एक्सप्लोसिवली, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है अनस्टेबल होने के कारण। और इन सिमिलर वे ये भी कैसा होता है, अनस्टेबल, मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है इन दोनों की, तो इस तरीके से आइसोलेट बहुत मुश्किल से होते हैं। साथ ही साथ इनके कोई भी स्टेबल कंपाउंड्स नहीं बनाए जाते, तो ये कैसे हैं, एक्सप्लोसिव नेचर के, दोनों एक्सप्लोसिव, ठीक है, और ये भी एक्सप्लोसिव। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं इन दोनों की, ठीक है, सबसे ज़्यादा हालांकि जो हमारा टाइटल रहने वाला है, डिटेल जो हैं वो इसकी हैं, हैज़ वाइड लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मतलब जो सबसे ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है, जिसकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, वो रहेगा हमारा प्यारा नाइट्रिक एसिड, ये वाला एसिड, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में भी हमें पढ़ने, जैसे नॉर्मली कैसे बनाया जाता है, ठीक है, प्रिपरेशन, और एक आदि कुछ अच्छे जुड़ी हुई बातें, ठीक है। तो जल्दी से नोट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर ली वाली लाइन, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो अब जब हम बात करने वाले हैं पहले नाइट्रस एसिड से जुड़ी हुई, ठीक है, कुछ एक फैक्ट है सिर्फ, अदरवाइज फिर नाइट्रिक एसिड की ही बात होगी पूरे लेक्चर में। तो भाई नाइट्रस एसिड के बारे में अगर बताएं तो इसकी कुछ नॉर्मल प्रिपरेशन है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर इससे जुड़ी हुई प्रिपरेशन की बात करें तो इसको बनाया जा सकता है कुछ डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसको वाटर में प्लेस करते हैं तो उससे नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम बैलेंस करें तो इस तरीके से हम 2 नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ठीक है बच्चों। तो नाइट्रस एसिड के 2 मोल्स मिलते हैं जब डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करता है। एक कॉमन प्रिपरेशन ये है, और एक और इसकी कॉमन प्रिपरेशन हो सकती है सोडियम नाइट्राइट से, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, क्योंकि हमें नाइट्रस एसिड में नाइट्राइट आयन देखने को मिलता है, NO2 है ना, ठीक है। सो जब इस NO2 को HCl से ट्रीट करते हैं, किससे, HCl से, तो ये सोडियम उसके साथ साइड प्रोडक्ट में सॉल्ट क्रिएट कर देता है, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही सीधी सी प्रिपरेशन है। तो इस तरीके से हम HNO2 को लेबोरेटरी में बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसकी जो इम्पोर्टेंस की बात करें, एप्लीकेशन वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो लेबोरेटरी में और कमर्शियल प्रिपरेशन में इन्हीं मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लॉजिकल फैक्ट की बात करें तो ये जो आपका HNO2 है, ठीक है, वाटर में कुछ इस तरीके से एक प्रोटॉन जिसको दे करके नाइट्राइट आयन प्रोड्यूस करता है। कौन सा आयन, नाइट्राइट आयन प्रोड्यूस करता है। अगर यहाँ पे इसकी कुछ रिएक्शन में इसकी प्रॉपर्टी की बात करें HNO2 की, तो HNO2 में जो आपका जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आ रही है, +3। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट सब देख पा रहे हैं ना कितनी है,
+1 हाइड्रोजन की +1 इसके x मानेंगे तो -2 एक ऑक्सीजन के इंटू 2 ओवरऑल 0 तो -4 और ये आपका +1 उधर जा कर के क्या बनाएगा फिर टोटल +3। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट HNO2 के अंदर कितनी है +3। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ये एसिड अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है +5। मैक्सिमम कितनी हो सकती है +5 और मिनिमम नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कितना कम कर सकता है -3। तो इसका मतलब यह हुआ कि कई ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें HNO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट और कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। ये बहुत अच्छी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के लिए ही इस फैक्ट को मतलब इसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HNO2 acts as both oxidizing as well as reducing agent। क्यों भाई, ये दोनों की तरह काम क्यों कर सकता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसके अंदर +3 स्टेट में है, सो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, ये खुद को +5 में ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो जब ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा देन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तब क्या काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये खुद को रिड्यूस कर सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि +5 तक करे, +3 से +4 में भी जा सकता है, +4 से +5 मतलब +3 से +5, मैंने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है। और यही नाइट्रोजन कम से कम -3 तक मिनिमम, यानी कि +3 से हो सकता है 2 भी जाए, 1 में जाए, 0 में जाए, -1 -2 या -3 कम से कम, ठीक है। तो ये खुद को जब रिड्यूस करेगा तो उस केस में ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब ये दोनों की तरह काम कर सकता है, डिपेंडिंग कि सामने वाले स्पीसीज उससे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है या उससे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये वाला फैक्ट अच्छे से नोट करें। जबकि नाइट्रस एसिड के कंपैरिजन में अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, सो वाइल HNO3, इसी में नाइट्रिक एसिड की भी बात करेंगे, while HNO3 only act as oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि नाइट्रिक एसिड सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, इन दिस केस नाइट्रोजन इज ऑलरेडी इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब नाइट्रिक एसिड में पहले से ही नाइट्रोजन सबसे ऊंची वाली अपनी सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, मतलब इससे ज्यादा में ये खुद को बदल नहीं सकता। तो हमेशा क्या कर सकता है, इससे नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है, मतलब हमेशा अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, इसीलिए ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है नहीं वाली बात? नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अपने आप को हमेशा क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। So because nitrogen is already in its highest oxidation state, that can only reduce it
up to -3, hence act as a oxidizing agent। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी अच्छे से कॉपी में डालें। सवाल अगर आता है तो झट से आप सीधे ही लिख देंगे कि भाई नाइट्रस एसिड तो दोनों की तरह काम करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अच्छे से इस कॉपी में इसको बहुत बढ़िया तरीके से लिखें और फिर आगे चलते हैं, नाइट्रिक एसिड की फर्दर स्टडी करते हैं। नोट करें फटाफट। हाँ जी, आपने सबने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे चलें। चलो तो फिर टाइटल लिख लो फटाफट, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। लिख दिया हमने नाइट्रिक एसिड, अब आप भी लिख दो। ठीक है, सो सबसे पहले भाई नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो इसकी एक बहुत अच्छी लेबोरेटरी प्रिपरेशन है और एक बहुत बढ़िया कमर्शियल प्रिपरेशन है। यानी कि अगर थोड़ा अमाउंट अगर बनाना है, नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा प्रोड्यूस करना है, ठीक है, मान लो बस लैब में ही काम करना है और थोड़ा सा यूज करना है उसको बस, तो फिर तो थोड़ा बनाने के लिए लैब प्रिपरेशन काम आएगी। ठीक है, लैब प्रिपरेशन, इसमें लैब प्रिपरेशन में इसको बनाया जाता है नाइट्रेट सॉल्ट से, मतलब सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट। ठीक है, नाइट्रेट सॉल्ट को H2SO4 से ट्रीट करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट सॉल्ट को H2SO4 से ट्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे, आपने अच्छे से ऑब्जर्व, नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल वैसी प्रिपरेशन है जैसे इसमें HNO2 में थी। तो करना क्या है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्मेट में आप बना दें और आपका काम हो जाए। जैसे सोडियम है यहाँ पे तो वो सल्फेट बना देगा सॉल्ट, और हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ नाइट्रिक एसिड, तो आपने बिल्कुल ट्राई किया होगा। सो HNO3, ठीक है, HNO3 और Na2SO4। ठीक है, सो आप जरा बैलेंस करें फटाफट। वैसे तो सिंपल सी है, तो सोडियम सल्फेट यानी कि 2 हैं तो ये आपका 2 यूज हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 यूज हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो 2 और ये आपका 2। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो अगर इसको ये जैसे कंप्लीट प्रोसेसेस में है, जब ये दोनों H+ अपने रिलीज करेगा तो ये आपका 2 मोल्स का रिएक्शन करेगा। हालांकि कुछ बुक्स इसे ऐसे शॉर्ट में भी दिखाते हैं, जैसे कि हो सकता है अगर ये 1 प्रोटॉन रिलीज करता है, जरा ध्यान दीजिएगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जरा, अगर मोनोप्रोटोनेशन हुआ है, मतलब इसका सिर्फ एक H+ आयन निकला और उसकी जगह सोडियम आ गया और यहाँ पे फिर बनेगा आपका HNO3। तो इस केस में क्या हुआ, अगर कंप्लीट रिएक्शन होती है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों प्रोटॉन रिलीज होते हैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड के, तो ये कंप्लीट प्रोसेसेस में सोडियम सल्फेट एज अ बाई प्रोडक्ट होगा और 2 मोल्स नाइट्रिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर बाई प्रोडक्ट सोडियम बाइसल्फेट है, यानी कि एक ही प्रोटॉन यहाँ से निकला और उसने NO3 के साथ NO3 के साथ कंबाइन हुआ और 1 मोल नाइट्रिक एसिड, और ये सोडियम इसके साथ जुड़ेगा जो कि हाइड्रोजन पहले से एक और रख रहा है, तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा। ठीक है, तो छोटा सा लॉजिक है, आप किसी भी तरीके से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका नाइट्रिक एसिड बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात करते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन की। ठीक है, तो जब तक आप ऊपर वाली रिएक्शन लिखिए, कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब होता है भाई ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे सप्लाई करना है। ठीक है, तो कमर्शियल प्रिपरेशन जो है वो होती है, इट इज डन बाय ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। भाई एक प्रोसेस होता है जिसे ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विद अमोनिया। देखिए, अमोनिया के थ्रू
अमोनिया के थ्रू हम लोग वापस HNO3 बनाएंगे, यानी स्टार्टिंग मटेरियल अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया के थ्रू हम लोग HNO3 बनाएंगे और प्रोसेस का नाम क्या है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो जल्दी से नोट करें, फिर मैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस लिखता हूं और फिर आपको समझाता हूं। ठीक बच्चों, देखो मैंने आपके लिए सारे स्टेप ऑलरेडी लिख दिए हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने 3 स्टेप नजर आ रही हैं, ये ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या बना रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि अभी स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कि अमोनिया को यूज करके हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ये पूरा ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है इंक्लूडिंग ऑल दीज 3 स्टेप्स, ठीक है। तो देखिए अमोनिया सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो गैसियस अमोनिया है इस अमोनिया को बर्न किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या बर्न होकर के ये एक ऑक्साइड बनाता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है ये, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बनता है, अलॉन्ग विद द साइड प्रोडक्ट वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये गैस को अलग से कलेक्ट करके फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है किसी अलग चैम्बर में। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमें मिलती है उसको थर्ड स्टेप में फिर से मतलब कहीं ना कहीं ट्रीट किया जाता है, फर्दर इट ट्रीटेड विद वाटर। अब कहीं ना कहीं ये वही वाटर है जो हमारा स्टार्टिंग में प्रोडक्ट के तौर पे हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाटर जो हमारा वहां बाई प्रोडक्ट था हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, यानी वेस्ट नहीं होगा हमारा वो, ठीक है। सो ये NO2 को H2O से जब ट्रीट करते हैं तो वही जो आपका NO2 है जो H2O के साथ ट्रीट करने पे हमें क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब क्या देता है, हमें नाइट्रिक एसिड फॉर्म करके देता है। अब ये नाइट्रिक एसिड बनने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट है। जनरली कई रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो काम नहीं आते, जो हमारे लिए काम नहीं आते, लेकिन ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है। ये जैसे यहाँ पे H2O भी काम आ गया ना एक जगह पे थर्ड स्टेप में और आपका प्रोडक्ट बनाने में मदद कर रहा है, इसी तरीके से, ठीक है, इन स्टेप थर्ड NO गैस इज रिसाइकल्ड। भाई इसको रिसाइकल कर लिया जाता है, फिर से इसको यूज, देखिए अब यहां से जो NO प्रोड्यूस होगा इस NO को हम सेकंड स्टेप में वापस यूज कर सकते हैं, इट फर्दर टर्न इनटू NO2। तो हुआ ना, यानी कि कभी भी अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, कॉस्ट कम लगानी है, इन्वेस्टमेंट कम करना है, तो जितने भी आपके यहाँ साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं वही तो आपके काम भी आ रहे हैं ना। तो इसको फेंकना नहीं है, मतलब ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, इसको मतलब कहीं ना कहीं आपको इसको यूटिलाइज करना है, वापस रिसाइकल करना है। तो स्टेप 3 में NO जो है इज रिसाइकल्ड अगेन फॉर स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2, ठीक है। ये जनरल सा फैक्ट है इसमें जो आपने देखा। साथ ही साथ फ्रॉम दिस मेथड, मतलब इस ऑस्टवाल्ड मेथड से अगर जो ऑब्जर्वेशन हुई है, फ्रॉम दिस मेथड अबाउट 68% बाय मास HNO3 इज ऑब्टेन्ड। सो जनरल सवाल अगर आता है तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली हो जाती हैं कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड जनरली कितना प्रोड्यूस होता है, तो 68% बाय मास प्रोड्यूस होता है। एक्वस फॉर्म में है, डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, 68% प्रोड्यूस होता है, मतलब वाटर में डिसॉल्व्ड है भी, एक्वस है, ठीक है। लेकिन इसी की कंसंट्रेशन को बढ़ाया भी जा सकता है। इसका वाटर अगर हम किसी तरीके से हटा दें तो इसकी कंसंट्रेशन को अप टू 98% तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी नोट करें, इट्स कंसंट्रेशन increases up to 98% by using H2SO4 as dehydrating
एजेंट। बहुत बढ़िया फैक्ट, अच्छे से कॉपी में नोट करें, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये वाटर रिमूवल का काम करता है। इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब वाटर रिमूव करने की कैपेबिलिटी रखता है, डिहाइड्रेशन कर सकता है, ठीक है। सो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए ये 68% से नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन को कितना परसेंट तक बढ़ा सकता है, मतलब अप टू 98% तक। जो हमें 68% मिला है ना, वो उसको 98% तक इंक्रीज कर सकता है, अगर उसमें जो वाटर है उसको क्या कर दिया जाए, मतलब वहां से रिमूव कर दिया जाए। तो ये प्रोसेस बहुत बढ़िया है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है। जल्दी से इफेक्ट नोट कर लें, फिर आगे कुछ बहुत अच्छी अच्छी से जानकारी देते हैं आपको नाइट्रिक एसिड के बारे में, ठीक है। हाँ बच्चों, तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि नाइट्रिक एसिड की कुछ क्या खास प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, अगर प्रॉपर्टीज में लॉजिकली आपको बताएं तो सबसे जो अहम और मेन प्रॉपर्टी है इसकी, वो इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था कि HNO3 ऑलवेज एक्ट्स एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है इन बोथ डाइल्यूटेड फॉर्म, ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म एंड इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में, ठीक है। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जैसे अगर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में है आपका कॉपर और जिंक के साथ, तो ध्यान से देखिएगा कि HNO3 डाइल्यूटेड, ठीक है, और HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत अच्छी रिएक्शन है। ध्यान से इनके प्रोडक्ट को किसी तरीके से ध्यान करने की कोशिश कीजिएगा। HNO3 डाइल्यूटेड कॉपर के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल HNO3 डाइल्यूटेड जिंक के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो दोनों के प्रोडक्ट में क्या कुछ वेरिएशन है। वैसे देखा जाए तो कॉपर हो या जिंक हो, अपने अपने रिस्पेक्टिव नाइट्रेट फॉर्मेशन करेंगे। क्या बनाएंगे? नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट बनेगा और इस वाले केस में जिंक नाइट्रेट एक प्रोडक्ट बनने वाला है। साथ ही साथ जो इसका दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो इस केस में आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और इस केस में लाफिंग गैस डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है, और साथ ही साथ वाटर वेपर्स रिलीज आउट होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको फॉर्मली ये रिप्रेजेंट कर दिया कि कॉपर और जिंक को जब डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आपको यहां से सवाल नहीं देखने को मिलेगा, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा कि कौन सी गैस किस केस में रिलीज हुई। तो आप ध्यान रखिएगा कि डाइल्यूट वाले केस में कॉपर डाइल्यूट वाले केस में जब कॉपर के साथ रिएक्शन हुई, यानी कि डाइल्यूट के साथ जब कॉपर की रिएक्शन हुई तो नाइट्रिक ऑक्साइड, जबकि जिंक ने जब रिएक्शन की डाइल्यूट HNO3 के साथ तो N2। ये दो प्रोडक्ट हैं जिनको किसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। जबकि सेम रिएक्शन वापस जब करते हैं, यानी कि HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और एक और बार HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेम प्रोडक्ट वापस देखने को मिलते हैं। ये वापस प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे और वाटर भी दोबारा बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। जबकि यहां पे आप देखिएगा प्रोडक्ट देखिएगा, और यही चीज है बस जहां से सवाल आप पे आ सकता है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड के केस में दोनों ही सेम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, डाइनाइट्रोजन, कौन सी, मतलब सॉरी डाइनाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2, ब्राउन कलर्ड गैस होती है, ठीक है। और ये आपका
जो डाइल्यूट फॉर्म में है दोनों के लिए अलग अलग गैसेस। तो किसी तरीके से आप ये बिल्कुल अच्छे से कॉपी में लिखें कि कौन से केस में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है। फटाफट नोट करें, फिर मैं इससे जुड़ी हुई एक और बहुत अच्छी जानकारी देता हूं। हाँ बच्चों, तो आपने लिख लिया। देखो यहां से जुड़ी हुई जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो ये, क्या नाइट्रिक एसिड हर एक मेटल पे मतलब अटैक करता है, हर एक मेटल से रिएक्शन करता है? तो ऐसा नहीं है, ज्यादातर मेटल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन ठीक है HNO3 does not react with gold and platinum। भाई इन दोनों से कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर पाता, जिन्हें हम नॉर्मली नोबल मेटल्स बोलते हैं, है ना। इनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, जैसे कि हम सबको पता है ड्यू टू देयर लो रिएक्टिविटी। ठीक है, ये कारण हो सकता है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद हम बात करने वाले हैं नोबल मेटल्स के साथ रिएक्शन हो सकती है। नाइट्रिक एसिड कहीं ना कहीं अकेले इन दोनों से अगर रिएक्शन नहीं कर पाता है, इनको डिसॉल्व नहीं कर पाता है, बट फिर भी नाइट्रिक एसिड मदद करेगा इन दोनों को डिसॉल्व करने में, और जैसा कि हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं एक्वारेजिया के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ यहां से रिलेटेड फिर से एक और फैक्ट बताना है आपको कि क्या यही दो मेटल्स हैं जिनके साथ रिएक्शन नहीं हो पाती? नहीं, इसके अलावा भी नाइट्रिक एसिड, यहां पे लिखते हैं क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो नॉट अटैक्ड बाय नाइट्रिक एसिड। लीजिए, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो, ठीक है, आर ऑल्सो नॉट अटैक्ड बाय नाइट्रिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, भाई क्यों? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, ऑफ ऑक्साइड, या इसको सही से लिखें तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। ये छोटे से फैक्ट हैं जो कॉपी में आप अच्छे से लिखें, ठीक है। और सरफेस पे प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होने की वजह से शायद डायरेक्टली क्रोमियम और एल्यूमिनियम से रिएक्शन नहीं हो पाती, लेयर डेवलप हो जाती है सरफेस के ऊपर, और वो लेयर जो ऑक्साइड लेयर डेवलप हो जाती है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्रोमियम और एल्यूमिनियम एटम्स को सेव करती है नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आने से। ठीक है, तो ये दो फैक्ट बहुत अच्छे से नोट करें। फिर देखते हैं कि मेटल्स के अलावा, ठीक है, मेटल्स के अलावा भी नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है नाइट्रिक एसिड। फटाफट नोट कर लें इसे, फिर हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड किस तरीके से नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है भाई, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। सो बेसिकली देखो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, सपोज कि अगर नाइट्रिक एसिड जनरली कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को अगर आप इसमें सल्फर से ट्रीटमेंट करते हो, मतलब नाइट्रिक एसिड का ट्रीटमेंट सल्फर से करते हो, फास्फोरस से करते हो, कार्बन से करते हो, या फिर आपका यस ऑफ कोर्स सल्फर, कार्बन, ठीक है, यस एक और आयोडीन, ये सारी नॉन मेटल्स हैं। क्या है ये? सारी नॉन मेटल्स। तो बेसिकली आपको मेन प्रोडक्ट्स यहां पता होने चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन से बनने वाले। नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सल्फर को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में। देखिए ध्यान से मार्क करिए, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में बाय प्रोडक्ट्स जो इसके होंगे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या होंगे? H2O। ठीक है, बहुत कॉमन है, ध्यान रखें। नाइट्रिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद सल्फर रेडिली इट रिजल्ट्स इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि फास्फोरस को ये बदलता है किसमें?
फॉस्फोरिक एसिड में बाई प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं बदलेंगे और ये सभी केसेस में आपका इस तरीके से रहेगा। ठीक है, कार्बन को ये CO2 में ऑक्सीडाइज कर सकता है, पहले ही कार्बोनिक एसिड बनाता है, वो कार्बोनिक एसिड फर्दर कार्बोनिक एसिड पता है, ठीक है, ये बनता है, ये कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज होता है आपका वाटर और CO2 में। तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं CO2 और NO2 और H2O। ठीक है, लास्ट वन देखिए, आयोडीन को ये आयोडिक एसिड में बदलता है, इसको क्या बोलते हैं, आयोडिक एसिड। ठीक है, तो यहां से बस समझने वाली बात ये है कि भाई ये किस नॉन मेटल को किस पर्टिकुलर मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपको ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि सल्फर को सल्फ्यूरिक में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में और आयोडीन का आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। साइड प्रोडक्ट सब में कॉमन है, तो यहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी विद द रिलीज ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो फटाफट इसे नोट कर लें और ये बात भी हम यहां तक क्लियर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि एक्वारेजिया किस तरीके से मदद करता है नोबल मेटल्स को क्या करने में, डिसॉल्व करने में, और किस तरीके से एक्वारेजिया की फॉर्मेशन होती है। फटाफट नोट करें इसे। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं एक्वारेजिया की। तो भाई एक्वारेजिया क्या कुछ होने वाला है तो देखो, सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने ये वर्ड पहले भी सुना हुआ है, ठीक है, ये एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ एसिड्स। अभी कौन से एसिड्स का मिक्सचर है, तो जैसा कि हम सबको पता है ये HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। ठीक, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि नोबल मेटल जैसे प्लेटिनम और गोल्ड डिसॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है, डायरेक्टली, ना ही HNO3 से डिसॉल्व होती, ना ही HCl से, ना ही H2SO4 से। तो इनके लिए, इनको डिसॉल्व करने के लिए एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसमें 1 पार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है और 3 पार्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। ठीक है, मतलब जब एक्वारेजिया के बारे में बात हो तो 1:3 ये हमें पता होना चाहिए बाय वॉल्यूम। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट्स ऑफ HCl, दोनों आपस में मिलके नाइट्रोसिल क्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं अलोंग विद, देखें सब कुछ बैलेंस है, 3 2 1 3, ठीक है, दिस इज नाइट्रोसिल क्लोराइड। लेकिन भाई हमें यहां पे मेन जरूरत किसकी पड़ेगी, ये जो आपको Cl नजर आ रहा है, ये है नेसेंट क्लोरीन एटम। क्या है ये, नेसेंट क्लोरीन एटम, जिन्हें हम रिएक्टिव क्लोरीन एटम कहते हैं। यही क्लोरीन एटम अब जैसे एक्वारेजिया कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर में, अभी इस कंटेनर में ये रिएक्शन हुई, ठीक है, मतलब ये वाली रिएक्शन हुई, और ऐसे NOCl, H2O और Cl इसी के अंदर बने हुए हैं। ये जो एक्टिव Cl है, अब हमने क्या किया, उसके अंदर प्लैटिनम डाल दिया या उसके अंदर गोल्ड डाल दिया, प्लैटिनम या गोल्ड डिसॉल्व कर दिया जो हमें डिसॉल्व करना था, तो मतलब उसके अंदर प्लेस कर दिया। तो हमने जैसे ही प्लैटिनम उसके अंदर डाला तो क्या होगा, प्लैटिनम रेडिली कंबाइंस विद क्लोरीन। ठीक है, तो जैसे 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऐसे और भी बहुत सारे रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगे। तो 4 क्लोरीन रेडिकल के साथ, ये 4 क्लोरीन नेसेंट क्लोरीन एटम के साथ जुड़ करके ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बना देगा। जो सॉलिड स्टेट में था, जो डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, अब वो डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाए, सॉल्ट बना लेगा, तो मतलब ये डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही गोल्ड जो अगर हम उसके अंदर डालते हैं तो वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लोरीन लेकर के जितने से भी वो एक स्टेबल सॉल्ट बनाता है, तो इस तरीके से ये दोनों ही सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्वारेजिया जो कि नाइट्रिक एसिड की मदद से बना, वो हमारी मदद करता है किस चीज में, ऐसी नोबल मेटल्स जो कि डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं थी, ठीक है, उनको डिसॉल्व करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो अच्छे से एक बार इसे नोट कर लें। और ये थी हमारी प्रॉपर्टीज नाइट्रिक एसिड की।
ठीक है बच्चों, तो आपने ये नोट कर लिया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत ही सिंपल है और नाइट्रेट आयंस के डिटेक्शन के लिए है, तो मैं आपको सिखाता हूं, जो कि प्रैक्टिकल पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही इजीली समझ आएगा। देखिए टाइटल क्या रहता है हमारा, ब्राउन रिंग टेस्ट। देखिए ये जो टेस्ट की बात हम कर रहे हैं, बेसिकली कोई भी क्वालिटेटिव टेस्ट किसी ना किसी कैटायन या एनायन के लिए होता है। तो सबसे पहली बात, ये टेस्ट किस आयन के लिए, सो इट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन। कौन से आयन के लिए भाई, नाइट्रेट आयन का डिटेक्टिव टेस्ट, मतलब डिटेक्शन टेस्ट है। नाइट्रेट आयन अगर किसी सोल्यूशन में है तो हमें पता लगाना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब उसकी प्रेजेंस का डिटेक्शन करना है। सो बेसिकली नाइट्रेट आयन के लिए ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड से भाई मिलता है ना नाइट्रेट आयन। सो नाइट्रेट आयन किससे प्रोड्यूस हुआ, नाइट्रिक एसिड से। इस आयन का डिटेक्शन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रफली समझाता हूं कि इसमें होता क्या, मतलब कैसे डिटेक्शन करते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट में होता क्या, मान लीजिए कि ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ध्यान से सीखिएगा, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसको उस साइड से खाते हैं, है ना, उधर ध्यान से देखिए। लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, जो सॉल्ट दिया गया है आपको, क्या दिया है, सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट मिलता है, उसको आपने पानी में घोल के इसके अंदर रख लिया। ठीक है, ये रहा सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया और ये आपके पास टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन मिला, मतलब ये इसको बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अच्छा तो आपको क्या करना है, अब इसमें नाइट्रेट आयन का टेस्ट आप कर रहे हैं, मतलब नाइट्रेट आयन के लिए आप ब्राउन रिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है, इसके अंदर क्या ऐड करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, जिसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसमें कुछ ड्रॉप्स आप डालेंगे फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट डिसॉल्व करने के, मतलब इसमें ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें H2SO4 डालेंगे और H2SO4 ध्यान रहे अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऐसे साइड में, ऐसे बीच में से नहीं डालना होता है, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली आप साइड से अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब डालेंगे। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड इसमें प्लेस करेंगे ना, तो धीरे धीरे जो है इस तरीके से ऐसे करके रिंग फॉर्म होने लगेगी, ऐसे ब्राउन रिंग। कौन सी रिंग बनेगी, ब्राउन रिंग। ऐसे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, अगर आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे तो H2SO4 डालने से ये ब्राउन रिंग बनने लगेगी। यहाँ पे ऐसे रिंग बिल्कुल प्यारी सी, बहुत अच्छे फॉर्मेट में नजर आती है। ठीक है, सो ये आपकी ब्राउन रिंग जो बनेगी, ठीक है, इसी वजह से इस टेस्ट का नाम क्या पड़ा, ब्राउन रिंग टेस्ट। सो लॉजिकली अब ये ब्राउन रिंग किस चीज की बनी है, ये कौन से कंपाउंड की वजह से बनी है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी इसकी केमिस्ट्री देखते हैं कि ब्राउन रिंग कैसे बनती है। ठीक है, ब्राउन रिंग किस तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने रिकॉर्ड किया। अब देखिए इसमें इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या, तो इसको नॉर्मली समझिएगा। सिस्टम में नाइट्रेट आयन अगर प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन आपके सोल्यूशन में है, ओरिजिनल सोल्यूशन में, अब आपने फेरस सल्फेट डाला, FeSO4, कौन सा सॉल्ट, फेरस सल्फेट FeSO4। तो FeSO4 में हम यहाँ पे मेन आयंस दिखाएंगे, सिर्फ Fe प्लस जो 2 है ना, वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे, और आपने जब एसिड डाला तो वो H प्लस आयंस भी देंगे। तो क्या होगा इस प्रोसेस में, नाइट्रेट आयन NO में रिड्यूस हो जाता है, किसमें, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहीं पे देखने वाली बात ये कि NO3 NO में कन्वर्ट होता है, NO3 माइनस NO प्रोड्यूस करता है, और ये आपका जो है वो Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पे मेन स्पीसीज ये है जो रिंग फॉर्मेशन के काम आती है। तो देखना, तो इस रिएक्शन से NO जो प्रोड्यूस होगा, क्या, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, वो क्या करेगा, पहले से प्रेजेंट फेरस आयंस
जो कि पानी में है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जो कि वाटर के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म। आपको पता है जैसे मैं Fe2+ एक्वस दिखा सकते हैं ना, तो 6 वाटर पार्टिकल्स ना इसके साथ कोऑर्डिनेटेड होंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। Fe2+ ही है ये, ठीक है। और इसका आप 2+ कहां दिखाएंगे इसको? ओवरऑल, ठीक है। तो कुछ जो Fe के जो पार्टिकल्स हैं, Fe के जो आयन हैं अलॉन्ग विद H2O पार्टिकल्स जिनके साथ कोऑर्डिनेटेड है। अब क्या होगा, वही NO जो ऊपर वाले प्रोसेस में निकला है वो NO इसके साथ कंबाइन हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो ब्राउन रिंग बनती है ना वो इस कंपाउंड की वजह से बनती है, ये, ठीक है। FeH2O5, एक 6 H2O थे ना उसको मतलब उसको रिमूव करके NO उसकी जगह ले लेता है और ये एक कॉम्प्लेक्स बन के आता है FeH2O5 NO ब्रैकेट क्लोज करके 2+। इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो नॉर्मली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि इसमें जो ब्राउन रिंग बनी है वो किस कारण बनी है। साथ ही साथ इसमें एक और बहुत अच्छा फैक्ट है, आयरन इस वाले फॉर्मूले में मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर +1 स्टेट में है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसे भी नोट करें। आयरन आयरन का एक अकेला कॉम्प्लेक्स है ऐसा जिसमें आयरन +1 स्टेट में, अदरवाइज ये +2 और +3 स्टेट में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये रिंग जो है, ये रिंग हैवी होती है, तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो 2 लेयर के बीच में होती है। जैसे आप सोच रहे हैं कि किनारे बन रही है, समझाने के लिए मैंने इसको ऊपर बनाया हुआ है। एक्चुअली जैसे जैसे हम एसिड डालते हैं तो एसिड और FeSO4 पड़ने से 2 लेयर अलग अलग बनने लगती हैं, यानी कुछ सोल्यूशन इसके ऊपर होगा, ठीक है, कुछ सोल्यूशन इसके नीचे होगा। ऐसे जंक्शन में, जंक्शन समझते हैं ना, 2 लेयर के बीच में लेयर डेवलप होने लगती है। तो जब लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आप क्लियरली ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि ब्राउन रिंग जो है बिल्कुल नीचे की तरफ जो है ना, मतलब 2 लेयर के बीच में जो है डेवलप हो रही है और बहुत अच्छे से रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। होप कि आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ आई होंगी। आपने पूरा नाइट्रिक एसिड और ब्राउन रिंग टेस्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो इसी तरीके के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर को अटेंड करने के लिए जुड़े रहिए 90+ के साथ और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन।